हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट जीनियसेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा यहाँ पे क्विक रिवीजन शॉर्ट का एक न्यू चैप्टर। और इस जो चैप्टर है ये एक्चुअल में चैप्टर नहीं है, एक चैप्टर का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है जो कि हमारा जो ये क्विक रिवीजन है ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वही पार्ट है जिससे हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका एक्चुअल में स्टार्टिंग होती है। और इस चैप्टर का जो ये पार्ट है इसका नेम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज के जो हमारे पास क्विक रिवीजन शॉर्ट है, इसमें हम प्रॉपरली पूरी की पूरी स्टडी करने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। और उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशंस करेंगे किसके बारे में, कि हाइड्रोकार्बन के बारे में अब तक हम कितना पढ़ चुके हैं। तो चलिए वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और फिर हम आगे इसको शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर को। ओके, तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें आपको हाइड्रोजन एंड कार्बन मिले, इसके बारे में हम जानते हैं। यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हमें हाइड्रोजन एंड कार्बन मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये जो हमें मिलते हैं ये हमें कितने टाइप के मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं 2 टाइप के। फर्स्ट तो मिलते हैं ओपन चेन टाइप। ओके, ओपन चेन टाइप मिलते हैं। ओके, सेकंड जो हमें मिलते हैं वो हमें मिलते हैं ये साइक्लिक। साइक्लिक लगा दो या रिंग टाइप के। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इनमें ये फर्क है कि जो ओपन चेन होती है ना उसके अंदर जो फर्स्ट कार्बन है और जो लास्ट कार्बन है उनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता, या ये लगा लो कि वहाँ पे किसी भी तरह का एक रिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होता, उसको हम ओपन चेन कहते हैं। और यहाँ हमारे पास जब साइक्लिक की बात आती है, इसमें क्या, मान लो फर्स्ट कार्बन है, ये किसी तरह से किसी और कार्बन के साथ क्या होगा, बॉन्डिंग बना रखी होगी, इसमें एक रिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस तरह से जो हमें हाइड्रोकार्बन मिलते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक या रिंग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब अगर हम यहाँ इनके आगे बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये पहले से पढ़ रखा है कि जो ओपन चेन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। जो हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड को हम एल्केन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब के सब कार्बन्स के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड होते हैं। ओके, तो इसको हम एल्केन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, CnH2n+2। ओके, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दूसरा आता है अनसैचुरेटेड। इसमें क्या होता है? इसमें जो 2 कार्बन्स होते हैं उनके बीच में जो साथ साथ वाले 2 कार्बन है उनके बीच में क्या होता है, या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। अगर डबल बॉन्ड मिलेगा तो उसको हम एल्कीन कहेंगे, और जिसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। और अगर हमें वहां पे ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तब हम उसे क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ये भी हमारे पास क्या होते हैं? 2 टाइप की होती हैं। एक तो वो होते हैं जो एलिफेटिक होती है, जो एरोमेटिक नहीं होते, यानी सिंपल साइकिल है। और इसके अलावा ना यहाँ पे एक ऐसी कैटेगरी भी आती है जिसको हम एरोमेटिक कहते हैं। अब एरोमेटिक वर्ड कहाँ से आया है? ये आया है अरोमा से। अरोमा का मीनिंग क्या होता है? अरोमा का मतलब होता है फ्रेगनेंस, जिससे फ्रेगनेंस आती हो। तो हमें यहाँ पे एक क्लास मिलती है हाइड्रोकार्बन्स की जिसमें से क्या होती है? स्पेशल फ्रेगनेंस आ रही होती है। जब हमने उनकी अलग से स्टडी की तो उनमें ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स मिली जो बाकी कंपाउंड्स में नहीं थी। उन सबको देखते हुए ही हमने ये कह दिया कि ये जो फ्रेगनेंस होगी उसका रीज़न ये सब करेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो इस तरह से उस कैटेगरी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। जो अरोमा से ही हमने एरोमेटिक वर्ड बना रखा है। ओके, जिसमें से एक प्लीजेंट स्मेल या फ्रेगनेंस आ रही होती है। तो इस तरह से जो हमें साइक्लिक मिलते हैं वो भी 2 टाइप के मिलते हैं। एक तो जो नॉन एरोमेटिक होते हैं, एक जो एरोमेटिक होते हैं। हमने जो यहाँ पे मेन स्टडी करनी है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में करनी है। तो हमारा आज का टॉपिक ये रहेगा। हम यहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो स्पेशली इसमें मिलती है जिस वजह से ये क्या है? एरोमेटिक है। और इसके अलावा इसकी रिएक्शंस बाकी जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज जो यहाँ सिमिलर तो होंगी पर ये वैसी रिएक्शंस को शो ना कर कर उससे अलग रिएक्शन शो करेंगे, उसके बारे में भी हम यहाँ पे अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हें और किस नेम से जाना जाता है। इन्हें हम अरीन्स भी बोलते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, अरीन वर्ड कहाँ से आया?
एआर वर्ड तो एरोमेटिक से आया है। और इन वर्ड क्यों आया? क्योंकि इनमें ना एक चीज हमें हर बार कॉमन मिलती है, वो हमें मिलते हैं डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए हम इन लगाते हैं। तो इस तरह से हमने एआर एरोमेटिक से ले लिया और हमने इन वर्ड ले लिया, इससे क्या बन गया? अरीन बन गया। तो इन्हें हम और क्या कहते हैं? इन्हें हम अरीन्स कहते हैं। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन होते हैं एरोमेटिक वाले, उनकी प्लीजेंट स्मेल होती है। ओके, इस वजह से क्या होता है, यानी अरोमा होता है उनमें, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। अब जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी हमें कितने तरह के मिलते हैं? 2 टाइप के मिलते हैं। फर्स्ट टाइप के तो वो मिलते हैं जिनमें हमें बेंजीन रिंग मिलती है, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जितने भी कंपाउंड्स में हमें बेंजीन रिंग मिलेगी वो हमें फ्रेगनेंस वाले मिलेंगे। ओके, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बेंजीन नहीं मिलती, पर जो हमारे पास एरोमेटिक के जो रूल्स थे ना, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मिलती है। इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं मिलता उसमें, उन्हें कहा जाता है नॉन बेंजेनोइड्स कंपाउंड्स। ओके, तो हम यहाँ पे अगर एरोमेटिक की भी बात करें तो वो भी हमारे पास 2 टाइप के हैं। बेंजेनोइड्स यानी जिनमें बेंजीन मिल रही है, नॉन बेंजेनोइड्स जिनमें वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिल रही हैं जो एरोमेटिक होने के लिए चाहिए, पर बेंजीन नहीं मिलेगा। हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जैसे कि ये बेंजीन है, हमें पता है C6H6 है। जब इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है? टोलुइन हो जाता है। जब 2 बेंजीन रिंग्स एक साथ फ्यूज हो जाती हैं, इन्हें हम नेप्थलीन कहते हैं। और जब दोनों बेंजीन रिंग्स ओनली 1 कार्बन के थ्रू फ्यूज रहती हैं एक दूसरे के साथ, इन्हें हम क्या कहते हैं? बाइफिनाइल कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी वो कौन कौन से हैं, हमने यहाँ पे कुछ एक इसके एग्जांपल्स देख लिए। तो अब हमने यहाँ पे बात करनी है कि जो हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से होगा। सबसे पहले हमारे पास आते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। इसका मतलब क्या है कि जो बेंजीन है उसके यहाँ पे 6 कार्बन है। ओके, उन 6 कार्बन पे 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है। उनमें से कोई हाइड्रोजन हटकर अगर वहां पे कोई ग्रुप लग जाता है ना, तो वो किस में काउंट होगा? वो भी एरोमेटिक कंपाउंड में काउंट होगा। जैसे कि अभी हमने टोल्यूइन में देखा था, यहाँ पे क्या था? बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ है, और फिनोल में OH लगा हुआ है, एनिलीन में NH2 लगा हुआ है। जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली कुछ कंपाउंड कनेक्टेड हैं उन्हें न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड कहा जाता है। न्यूक्लियर किसे कहा गया है? जो बेंजीन की रिंग है उसके लिए वर्ड यूज किया गया है। ओके, क्योंकि वो सेंटर में है उसके लिए वर्ड यूज किया गया है। और सेकंड होता है हमारे पास साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। इसका मीनिंग क्या है कि बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन रखा हुआ है, ओके, उसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास यहाँ बेंजीन है, इसके साथ CH2 लगा हुआ है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट NH2 लग रहा है ना, वो हमें कहाँ मिल रहा है? इस CH2 के साथ मिल रहा है, बेंजीन के साथ साथ नहीं मिल रहा। तो इस तरह का जो हमारे पास कंपाउंड आते हैं इसको हम क्या कहते हैं? कि जो बेंजीन के साथ साइड चेन है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो रखा है। तो ये हमें यहाँ पे क्या मिलता है? ये हमें फंक्शनल ग्रुप के साथ जो हमें मिलता है ये 2 टाइप के मिलते हैं। अब हम इनके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है क्योंकि इसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। इसका नेम नाइट्रोबेंजीन। यहाँ बात करें, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं 1 और 2 पोजीशन पर। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। इसको ऑर्थो भी कहा जाता है। आगे हम ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या हो गया? 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 पे क्लोरो है, C पहले आता है। 2 पे क्या आ जाएगा? फिर M पहले आता है, सॉरी, फिर 4 पे मिथाइल आएगा, 2 पे नाइट्रो, एन थर्ड नंबर पे आएगा। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजीन इसका नेम हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन यहाँ एक और आता है, वो आता है आइसोमेरिज्म हमें कैसा मिलता है बेंजीन के अंदर। तो बेंजीन के अंदर ना हमें यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन मिलता है, हमें पहले उसके बारे में पढ़ना है। तो बेंजीन के ऊपर मान लो मैंने एक ग्रुप लगा दिया। ये जो मैंने बेंजीन के ऊपर यहाँ पे कोई X ग्रुप लगा दिया मान लो। अब जो ये पोजीशन है ना, जहां पे भी बेंजीन की सारी पोजीशन एक जैसी है, पर जब मैंने एक फिक्स कर दी ना, उसके बाद सारी एक जैसी नहीं रहेंगी। इस पोजीशन को कहा जाता है इप्सो पोजीशन। इसे क्या कहा जाता है? इप्सो पोजीशन कहा जाता है। अब इसके अलावा जो इसके रिस्पेक्ट में जो पोजीशंस हैं उनका अलग अलग नाम है। अब इप्सो जहां लगा हुआ है, इसके जो साथ वाली पोजीशंस है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इनका एक साथ नाम है, इन्हें कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन।
ये हमारे पास क्या आ जाती है, ऑर्थो पोजीशन आ जाती है। उससे भी नेक्स्ट वाली जो पोजीशन हमारे पास आ रही है, इनको एक साथ क्या कहा जाता है, मेटा पोजीशन कहा जाता है। और जो इप्सो के बिल्कुल सामने वाली पोजीशन है, इसको पैरा पोजीशन कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो आइसोमेरिज्म मिलता है, जब एक से ज़्यादा ग्रुप लगे होते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलता है कि जो फर्स्ट पोजीशन के रिस्पेक्ट में बाकी सब कहाँ लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। जैसे कि ये इप्सो पोजीशन है, ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा, ये वाली क्या हो जाएगी, पैरा हो जाएगी। जैसे कि ये हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आ गया, ये हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनोल है और ये पैरा नाइट्रोफिनोल है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि आइसोमेरिज्म किस तरह से आता है इसमें। अब हम अगर आगे बात करें तो यहाँ आएगा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन जो था ना, वो हमें क्या मिला था, अब हम लाइन टू लाइन देखते हैं कि इसमें है क्या। बेंजीन वाज फाउंड टू बी स्टेबल मॉलिक्यूल एंड फाउंड टू फॉर्म अ ट्राई ओजोनाइड विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड। हमने अब से पहले एल्कीन के अंदर एक रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ओजोन के साथ जब डबल बॉन्ड की रिएक्शन करते हैं तब वहाँ ओजोनाइड बनता है। तो एक डबल बॉन्ड हो तो एक ओजोनाइड बनता है। यहाँ पे 3 ओजोनाइड बन रहे हैं, तो वो क्या शो करते हैं कि बेंजीन में क्या है, 3 डबल बॉन्ड है। ओके, सेकंड हमने यहाँ पे क्या देखा कि अब जो हमारे पास जब उसमें 3 डबल बॉन्ड है, फिर हमने क्या किया, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया तो वो एक ही जगह जाके लगा, यानी हमें अलग अलग जगह नहीं मिला। यानी इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर 6 कार्बन है तो 6 के 6 पोजीशन उसके इसलिए कैसी हैं, सारी की सारी पोजीशन एक जैसी हैं। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे ये पता चला कि जो बेंजीन था ना, वो हमें कुछ ज़्यादा स्टेबल मिला था बाकी कंपाउंड से। इस तरह से हमने ये सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके बेंजीन का एक न्यू स्ट्रक्चर बनाया था, जो हमें ऐसे दिखता था। पहले बेंजीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे कि कोई हमें रिंग फॉर्म में ना दिखाकर कोई अलग फॉर्म में दिखा रहा है, किसी में अलग तरह से बॉन्ड बन रहे हैं। पर जब हमने एंड में सारे रिजल्ट्स मिलाए, तब हमें बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर मिला। और इस तरह से यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रपोज किया गया था, वो यही था कि यहाँ पर 6 कार्बन एक रिंग के अंदर है, जहाँ पे अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन क्या है, अटैच्ड है। इस तरह से जब हमने यहाँ पर क्या किया कि एक से ज़्यादा जब हमने इसके आइसोमर बनाए, जैसे कि मैंने 1 और 2 सब्स्टिट्यूटेड बनाया, तो मुझे यहाँ पे सेम कंपाउंड मिला, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन इस तरफ है तो उस तरफ भी मिलेगी। इस तरह से जब यहाँ पे मेटा को शो किया गया, पैरा पे बनाए गए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट मिले थे, जिसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे क्या किया था, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन किया था। ओके, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि स्ट्रक्चर क्या होता है बेंजीन का। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना, उसको हमने यहाँ पे क्या करना है, उसको स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हमने यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, प्रूव करना है। इसमें क्या होता है, बेंजीन के अंदर हम ये लेके चलते हैं कि जो 6 कार्बन है ना, 6 के 6 कार्बन, ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो एक कार्बन होगा ना, वो 3 बॉन्ड बनाएगा। सारे के सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये क्या करते हैं, ये 2 कार्बन के साथ तो sp2 वाले बॉन्ड बना लेते हैं, और इसका जो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ये वाले बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो ये हमारे पास कार्बन और कार्बन, इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, इसने एक बॉन्ड ये बनाया है और एक बॉन्ड ये बनाया है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड बना है। मतलब ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, इनका बॉन्ड था सेम ऐसे था। पर अगर मैं इस वाले बॉन्ड की बात करूं, तो ये वाला बॉन्ड कैसे बना है, कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ने हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया है। तो इस तरह का यहाँ पे बॉन्ड बना है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ कितने बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या रखा है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड रखा हुआ है। यानी हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या रखा हुआ है, अनहाइब्रिडाइज्ड रखा हुआ है। और उसको हम इस तरह से शो कर देते हैं कि यहाँ हमारे पास हर कार्बन के पास इस तरह से क्या रखा है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि जब 2 साथ साथ कार्बन होते हैं, अगर उन पे कोई अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो एक यहाँ ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक ओवरलैपिंग यहाँ हो जाएगी, एक ओवरलैपिंग यहाँ हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 3 डबल बॉन्ड बन जाएंगे। अब जरूरी तो है नहीं कि जो ओवरलैपिंग है वो इस तरफ होगी, जो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट है ओवरलैपिंग, तो यहाँ भी हो सकती है। हो सकता था कि
ये जो ओवरलैपिंग है वो इधर हो जाती, या फिर ओवरलैपिंग इस तरफ हो जाती, या इस तरफ हो जाती। तो इस केस से हमें यहाँ ये पता चलता है कि जो बेंजीन है उसके हमें क्या मिलते हैं, दो स्ट्रक्चर मिलते हैं। कौन कौन से मिलेंगे हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर? हमें यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर मिलेंगे कि एक तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड इस तरफ है, और दूसरे इसके अंदर जो 3 डबल बॉन्ड है वो इस तरफ रखे हुए हैं, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ओके, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, और ये कैसे बने होंगे? जब ये बॉन्ड यहाँ ऐसे मूव कर चुके होंगे, और इनसे जो इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है वो हमें कुछ ऐसा दिखता है। तो हमने यहाँ पे रेजोनेंस और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंबाइन करके बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया। और ये हमें एक्चुअल में कैसे दिखता है, यहाँ ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह से दिखता है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑर्बिटल है, ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि बेंजीन के जो पड़ा है वो बीच में रखा हुआ है, एज अ आप उसे ये लगा लो कि पैटी की फॉर्म में, और उसके ऊपर और नीचे क्या रखे हुए हैं, दो ब्रेड की फॉर्म में, जैसे कि एक बर्गर बन जाता है उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो रखे हुए हैं। ये एक तरह से सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर जो है हम कह सकते हैं, कुछ ऐसा बन जाएगा कि बीच में तो बेंजीन है, उसके ऊपर और नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है 6 इलेक्ट्रॉन जो अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी यहाँ पे डेंसिटी क्या हो चुकी है, गैदर हो चुकी है। तो ये हमारे पास इस तरह से इन दो स्ट्रक्चर्स का ये हमें क्या मिल जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड मिल जाता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है किसका, बेंजीन का। तो ये हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर कर लिया, और ये हमने यहाँ पे ये देख लिया कि ये हुआ। अब इस चीज को सपोर्ट कौन करेगा? देखो, अगर मान लो रेजोनेंस ना होता तो हमें स्ट्रक्चर क्या मिलता? हमें स्ट्रक्चर या तो ये मिलता या ये मिलता। मान लो रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है, हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाता, तो इस केस में हमें क्या मिलता? इस केस में हमें यहाँ में जब स्टडी करते तो हमें 3 तो सिंगल बॉन्ड मिलते, और 3 डबल बॉन्ड मिलते। मिलते या नहीं मिलते? मिलते। और ये तो हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड ज़्यादा लेंथी होता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, यानी हमें यहाँ पे दो तरह की बॉन्ड लेंथ मिलती। पर जब हमने इसकी स्टडी की थी हमें सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी मिली थी, और वो तभी हो सकता है जब हम रेजोनेंस के कंसेप्ट को यहाँ पे ऐड करके चले। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देख लिया कि जो हमारे पास बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि जो बेंजीन है इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं बेंजीन को, अगर हम कमर्शियली बनाने की बात करें तो जो हमारे पास कोल तार होता है इसको उससे प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे कमर्शियल मेथड जो होते हैं इस तरह के उस पे प्रेफर ना देकर उन मेथड्स पे प्रेफर देते हैं जिसको हम लैब में तैयार कर सकें, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हाइजीनिक मेथड रह जाते हैं। और क्योंकि हमने कई बार मेडिसिन भी बनानी होती है तो हमारी जो अब यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगी वो हम ये देखते हैं कि लैब में हम किस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो अगर हम इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें तो जो हमारे पास फर्स्ट मेथड आता है, ये हमने इथाइन की रिएक्शंस में भी पढ़ा था कि जब हम इथाइन को लेके चलते हैं और हम क्या करते हैं कि हम एक रेड कलर की ना, वो हम यहाँ क्या करते हैं, एक आयरन जो होता है उसकी हम एक ट्यूब ले लेते हैं, उसको हम रेड हॉट कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम उसके एक तरफ से ना उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इथाइन गैस होती है ना उसको हम क्या करते हैं, उसको पास करते हैं, और दूसरी तरफ से हमें क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है। तो उसमें एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है वो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब ले रखी है, और 873 लगभग कितना टेम्परेचर हो गया, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने उस ट्यूब को गर्म किया हुआ है, तभी वो रेड हॉट हो चुकी है। और वहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड जो होंगे वो सरक जाएंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि बेंजीन को किस तरह से बनाया जा सकता है। सेम अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड मेथड की, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सोडियम बेंजोएट लेके चलते हैं। सोडियम बेंजोएट क्या होता है, ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है। आप कोई भी फूड आइटम जो आप खाते हो जिसको कुछ मंथ या ईयर्स तक प्रिजर्व करना हो तो उसमें सोडियम बेंजोएट को डाला जाता है। ये कुछ हद तक ये लगा लो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता, पर नुकसान तो थोड़ा बहुत करता है। ये हमारे पास सोडियम बेंजोएट होता है। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर सोडा लाइम डाल देते हैं। अब सोडा के लिए हम NaOH यूज़ करते हैं, लाइम के लिए हम CaO यूज़ करते हैं। इसको हम कब यूज़ करते हैं, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम वहाँ से CO2 गैस को निकाल सके। अकेला जो NaOH है
उससे भी ये काम हो सकता है, सॉरी CaO से, पर हमने NaOH को डालना होता है साथ में, ताकि जितनी भी कंडीशंस है ना वो एकदम ना जब हीटिंग वाली कंडीशंस के ऊपर ही सारा हो जाए और कोई भी चांस ना हो CO2 जो सारी की सारी निकल जाए, कुछ भी पीछे बची ना रह जाए। तो हम यहाँ पे सोडा लाइम की बात करते हैं, सोडा NaOH के लिए, लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। जब हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं सोडियम बेंजोएट में, तब वहाँ पे क्या होता है, हमेशा जो हमारे पास ये लगा लो वॉशिंग सोडा होता है या सोडा ऐश होता है, उसकी फॉर्म में Na2CO3 बाहर निकल जाता है और पीछे क्या रह जाता है, हमारे पास बेंजीन रह जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो थर्ड मेथड हमारे पास आता है बेंजीन की प्रिपरेशन का, वो आता है रिडक्शन ऑफ फिनोल। जो हमारे पास फिनोल है हम उसको लेके चलते हैं। हमें क्या करना है, फिनोल का ये स्ट्रक्चर है, इसमें से हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। और कहीं से भी ऑक्सीजन निकालनी हो उसका काम कौन करता है, जिंक करता है। तो हम यहाँ पे जिंक डस्ट ले लेंगे और उसको हीट कर देंगे। जैसे हम जिंक डस्ट लेके हीट करेंगे, वहाँ हमारे पास क्या होगा, जिंक ऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगा और पीछे हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे बेंजीन मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि इस रिएक्शन में क्या होगा। तो ये था हमारे पास जो बेंजीन थी उसकी प्रिपरेशन थी। अब अगर हम बात करें, अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि नॉन पोलर वे क्या आएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होंगे उसकी प्रॉपर्टीज किस किस में आएंगी। मैंने अभी उसका डिस्कशन नहीं किया, तो हम पहले उसकी बात करते हैं कि ऐसा कौन सा मोलिक्यूल है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि जिससे हम उसको एरोमेटिक बोल सके। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो हमें मिलना चाहिए साइक्लिक। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। सेकंड क्या होगा कि जब तक उसका साइकिल चलेगा तब तक उसमें क्या होगा, उसके अंदर जितने भी कार्बन मिलेंगे वो सारे के सारे कार्बन क्या होने चाहिए, या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड या sp3 हाइब्रिड या sp हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, sp3 नहीं होने चाहिए। या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड या एक आधा कार्बन हो सके तो sp3 हो, तब भी काम हमारा चल जाएगा। तो पहला क्या है, साइक्लिक। दूसरी कंडीशन क्या है, सारे कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड। थर्ड कंडीशन क्या है, वहां पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है तो वो हमें एरोमेटिक नहीं मिलेगा। अल्टरनेट डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है, डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। फोर्थ कंडीशन है वो हमें कौन सी मिलेगी, उनमें डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लोकल का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वहीं रुका हुआ है। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जैसा कि मैंने रेजोनेंस में उस तरह से इलेक्ट्रॉन को मूव करते हुए अभी आपको दिखाया था। ये चीज होनी चाहिए। जब इतना कुछ हो जाएगा, जब ये है, तो इसको ही देख के पता चल जाता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा जब तक वो एरोमेटिक है वो प्लेनर होना चाहिए। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस आ रही हैं, फिर भी एक कंडीशन और रहती है, उसको कहा जाता है हकल रूल। उसको हकल रूल को फॉलो करना पड़ेगा। उसको हकल्स रूल को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो एरोमेटिक है, वरना नहीं है। अब हकल रूल क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पाई वाले इलेक्ट्रॉन है जो उसमें डीलोकलाइज हो रहे हैं, उनकी नंबरिंग कितनी होनी चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल होनी चाहिए। यानी जो आपके पास उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4n+2 होने चाहिए। n की वैल्यू आप 0 से लेकर एंड तक ले सकते हो, वो होना चाहिए। अब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये देखते हैं कि यस ये सब कुछ उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बेंजीन का जो सबसे ईजीएस्ट स्ट्रक्चर है वो मैंने ये बना दिया कि जो C6H6 बेंजीन है वो कुछ ऐसा है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो साइक्लिक होना चाहिए, बेंजीन साइक्लिक है। ओके, फर्स्ट कंडीशन मिल गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि सारे के सारे कार्बन sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। बेंजीन में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि बेंजीन आपको प्लेनर भी मिलेगा। ओके, ये कंडीशन भी होगी। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल, तो इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये भी हमें मिल गया। नेक्स्ट क्या है, उसमें डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। तो अभी हमने जब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था तब हमने इसकी डीलोकलाइजेशन
रियलाइजेशन की थी, हमें वो भी मिल गया। इसमें क्या होना चाहिए हकल्स रूल के अकॉर्डिंग, कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं, जिसको हम हकल नंबर कहते हैं, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गिनूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रे पाई बॉन्ड के, 2 ये रे, 2 ये रे, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें जो हकल रूल है वो भी फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है। तो ये हमारे पास मेथड होता है कि कोई चीज़ एरोमेटिक है या नहीं, इसका पता लगाने का। अब हम चलते हैं बेंजीन के बारे में, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या है, ये नॉन पोलर है। ओके, ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, एक करेक्टरिस्टिक अरोमा होता है। जो बेंजीन है वो इमिसिबल होता है वाटर में, क्योंकि नॉन पोलर है। ओके, ये कलरलेस है, इसका एरोमेटिक ऑर्डर है, इसकी डेंसिटी क्या है, वो वाटर से कम है। यानी अगर आप वाटर के अंदर बेंजीन डालोगे तो उस पर फ्लोट करेगा। ओके, बेंजीन का एक बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि अगर हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें लिक्विड मिलेगा। और जो हमारे पास बेंजीन है ना, ये सूटी फ्लेम के साथ क्या होता है, बर्न होता है। यानी आप इसको जब बर्न करोगे तो वहाँ पे धुआं निकल, सूट्स निकलेंगे। तो ये हमने देख लिया, ये हाईली फ्लेमेबल है। तो अब हमने यहाँ पे जो मेन चीज़ बात करनी है वो आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, जो बेंजीन है, इसकी यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आ जाएगी। तो अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो बेंजीन की जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, और अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है कि जहाँ भी हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो सकती है। वहाँ क्या हो सकती है, एडिशन रिएक्शन हो सकती है। पर बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं करता। हाईएस्ट कंडीशन दे दें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे दे दें, अलग बात है। कोई स्पेशल रिएजेंट डाल दें, अलग बात है। नॉर्मली अगर आप बात करें तो बेंजीन कभी भी यहाँ पर एडिशन रिएक्शन को नहीं करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड क्या है, रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। ये यहाँ पे क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मान लो कोई ए मॉलिक्यूल है, इसके साथ यहाँ पे बी लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब सी को ऐड करेंगे ए के साथ सी लग जाएगा और बी हट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, अब कार्बन का पूरा बेंजीन बना है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, एच लगा हुआ है। यानी बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, एच लगे हुए हैं। एक H यहाँ पे क्या होगा, हट जाएगा, कोई X कंपाउंड ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बेंजीन के साथ X कंपाउंड जाके लग जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि अभी हमने नाइट्रोबेंजीन, टोल्यूइन वगैरह में देखा था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इसके ऊपर ऐसा कौन सा मोलिक्यूल है जो सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। देखो बेंजीन में तीनों के तीनों क्या है, डबल बॉन्ड है। ओके, डबल बॉन्ड ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल पे किसका अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफाइल पे ही अटैक करेगा, क्योंकि अटैक हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल पे होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसकी बॉन्डिंग होगी, यानी इस पे जो सब्स्टिट्यूशन करवाएगा वो कौन करवाएगा, इलेक्ट्रोफाइल करवाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो रिएक्शन पढ़नी है वो हमने कौन सी पढ़नी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं, हमें पता है। और हमें पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तभी इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आएंगे। अब इसमें ये रिएक्शन होती कैसे है, सबसे पहले हमने यहाँ पे इजी वे में इसे देखना है। तो देखो अब इसमें होगा क्या, ये बेंजीन है आपके पास, यहाँ मान लो हर जगह H लगे हुए हैं। ओके, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोई मोलिक्यूल डालूंगा जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा, दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते हैं, अलग से कोई इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल इसके पास जाएगा क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो होगा क्या, यहाँ पे जो बेंजीन होगा ना, उसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा H की जगह, बाकी H रहेंगे। इसको हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन। एक से ज़्यादा लगेंगे, दो लगेंगे, डाई सब्स्टिट्यूशन। डाई में भी ऑर्थोमेटा पैरा आ जाएंगे, वो हमने पढ़ लिया था। ओके, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा H के साथ बाहर, क्योंकि यहाँ से H भी तो बाहर निकलेगा ना, ये वाला H बाहर निकलेगा, इसकी जगह ये जाएगा। तो इस तरह से हमने शॉर्ट में पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है।
तो ये हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है कि हमने इसमें रिएक्शन कौन कौन सी आती है उसके बारे में पढ़ना है। ये हम नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन पढ़ेंगे और ये सब रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। और यहाँ हमारे पास शॉर्ट में सब रिएक्शन लिखी हुई है कि इसमें ये रिएक्शन यहाँ होने वाली है। अब अगर हम बात करें कि ये रिएक्शन कैसे होगी, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका एक जनरल मैकेनिज्म देखना है कि उसमें क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है वो कैसे जनरेट होंगे, ओनली वही पढ़ेंगे। हमारी सारी रिएक्शन एक ही बारी में कवर हो जाएंगी। यहाँ देखो बेंजीन में जब हम क्लोरीन डाल रहे हैं FeCl3 के साथ, FeCl3 जरूर डालना है यहाँ पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या बना, क्लोरोबेंजीन बना। ओके, यहाँ से एक H बाहर निकल गया, Cl लग गया। जब हमने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड डाला, ओके, H2SO4 के साथ, तब यहाँ पे क्या लग गया, NO2 ग्रुप लग गया। जब हमने SO3 डाला, ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड H2SO4 के साथ, तब यहाँ पे SO3H लग गया। जब हमने यहाँ पे CH3Cl डाला AlCl3 के साथ, तब यहाँ पे मीथेन वाला मिथाइल पार्ट लग चुका है, यानी ये हमारे पास क्या बन गया, टोल्यूइन बन गया। और जब हमने CH3COCl असाइल क्लोराइड डाला, तब यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका असाइलेशन हो जाएगा, यहाँ हमारे पास कीटोन बन जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देख लिया कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास कौन कौन से ग्रुप लगेंगे और क्या क्या बनेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसके मैकेनिज्म को यहाँ पे परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास, सबसे पहला जो इसमें स्टेप आता है वो आता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि बेंजीन पे रिएक्शन करवानी है तो इलेक्ट्रोफाइल तो देना पड़ेगा। हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। अब हम इलेक्ट्रोफाइल को कैसे जनरेट करेंगे उसकी बात करें तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। कैसे करेंगे, लुईस एसिड की हेल्प से। मान लो मेरे पास यहाँ पे Cl था, Cl2 रखा हुआ था, मैंने Cl रख दिया। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ना Cl+ जनरेट करना है, क्योंकि तभी वो एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट पड़ा हुआ है, हम उसकी हेल्प लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लुईस एसिड डाल देंगे FeCl3 या AlCl3। ये यहाँ पे क्या करेगा, जो Cl है ना इसके पास जाएगा ना, तो यहाँ से जो Cl है इसको अपने पास लेने की कोशिश करेगा, जिससे Cl क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर इस पे अटैक कर देगा, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। जब Cl इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, Cl पॉजिटिव रह गया और FeCl4 नेगेटिव आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास क्या जनरेट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। सेम इसी तरह से जब हमारे पास HNO3 आएगा, HNO3 की जब रिएक्शन हम करवा देंगे H2SO4 के साथ, तो इस केस में क्या होता है, ये एसिड है। एसिड क्या करेगा, इसको H प्रोवाइड करवाएगा। जब इसको H प्रोवाइड करवा देगा तब क्या होगा, यहाँ पे H2NO3 पॉजिटिव बन जाएगा, फिर यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, पीछे NO2 पॉजिटिव रह जाएगा। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोनियम आयन, वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। तो जब हम क्लोरीन की रिएक्शन इनके साथ करवाएंगे तो Cl+ बन गया। जब हमने HNO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई तो हमें ये बन गया। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे सल्फोनेशन में भी कर लेंगे। और जब हम यहाँ पे फ्रीडरक्राफ्ट की बात करेंगे तो CH3Cl की रिएक्शन करवाएंगे जब हम यहाँ पे AlCl3 के साथ, तो क्या होगा, तो यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ अटैक कर देगा, पीछे CH3 पॉजिटिव जनरेट हो गया। तो हमने यहाँ पे मिथाइल कार्बोकैटायन जनरेट कर दिया। ओके, इसी तरह से जब हम यहाँ पे असाइल क्लोराइड लेके चलेंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे एक लुईस एसिड के साथ, तब क्या जनरेट होगा, तब यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, इसे हम असाइलिनियम कार्बोकैटायन कहते हैं, वो जनरेट हो जाएगा। तो हमने हर एक कार्बोकैटायन कैसे जनरेट होता है इसके बारे में पढ़ लिया। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बाय लुईस एसिड, यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो कैसे जनरेट होगा, हमने वो पढ़ लिया। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना वो अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन की रिंग पे, क्योंकि बेंजीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसको मैं शॉर्ट में अब E+ लिख रहा हूँ। इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, E+ लिख रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा बेंजीन पर। किस तरह से, बेंजीन पर कौन सा चार्ज है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है। तो ये बेंजीन को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, बेंजीन का ये डबल बॉन्ड है, यहाँ H रखा है, हर जगह H रखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास
ओके, हमेशा इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये यहाँ अटैक कर देगा। अब ये अटैक को हम शो कैसे करते हैं, जो भी डबल बॉन्ड है ना इसमें से इसको एक कार्बन को अपनी तरफ से अलग से, ये हमें कभी शो नहीं करना, बस हमने सोचना कैसे है वो बता रहा हूँ। एक को नेगेटिव मान लो, एक को पॉजिटिव मान लो। ओके, अब पॉजिटिव तो पॉजिटिव पे अटैक करेगा नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो पीछे हमारे पास जो चीज़ रह गई वो हम यहाँ पे बना देंगे। तो अब क्या हुआ, तो अब हमारे पास यहाँ पे बेंजीन था, ये डबल बॉन्ड तो गया, यहाँ पे एच रखा है, यहाँ एच रखा है। जब वहाँ से नेगेटिव गया तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हर जगह एच रखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ एक एच तो है, साथ में क्या आ गया, ई आ गया, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल भी लग गया। अब यहाँ पे ये जो कार्बन है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है, क्योंकि इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, और जो डबल बॉन्ड का फ्लो था वो भी टूट चुका है। और ऐसा कभी हो नहीं सकता, रीज़न क्या है, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो हाईली स्टेबल है, और वो एरोमेटिसिटी की वजह से ही स्टेबल है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा। अब अगर कोई चीज़ आई है तो किसी को तो निकलना पड़ेगा, तो वो निकलने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कभी भी कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है पहले उसको स्टेबलाइज किया जाता है, उसके बाद ही वो उसके बनने के चांसेस होते हैं। ओके, फिर हमने आगे परफॉर्म करना है। अब ये यहाँ पे बन चुका है, आगे हम स्टेप्स लेके चलेंगे कि हम इसको कैसे स्टेबलाइज करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, अगर इसको मैं एक से ज़्यादा कार्बन पे डिस्पर्स कर दूं, तो हर कार्बन के पास थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएगा, एक के ऊपर लोड नहीं आएगा, हो गया स्टेबल। तो इसके लिए क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे आगे मूव कर जाएगा, फिर यहाँ पे एक नया मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास, उसमें क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ है, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारे पास, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल पड़ा है और H पड़ा हुआ है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो अगले वाला ये है ये इधर मूव कर जाएगा। अब हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा, सेम चीज़ हम यहाँ लेके चलेंगे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ ई रखा है, यहाँ हमारे पास क्या रखा है, एच रखा है। तो अब देखो क्या होगा, अब इस पॉजिटिव चार्ज को भी यहाँ पे हमारे पास ये जो इसके स्ट्रक्चर बने हैं, यहाँ से हमें पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो चुका है, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना है वो कुछ हमें ऐसा दिखेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो चुका है, इस तरह से इन 5 कार्बन के ऊपर डिस्पर्स हो चुका है, और यहाँ हमारे पास ई रखा हुआ है और एच रखा हुआ है। तो ये हमने देख लिया कि जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कैसा दिख रहा होगा। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर हुआ क्या फिर इसके बाद, तो यहाँ हमने सेकंड स्टेप में क्या पढ़ लिया कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक कैसे होगा। अब उसके बाद क्या होता है, नया सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा इंटरमीडिएट, ठीक है, इसका नाम क्या है, अरीनियम आयोन। अब क्या होगा कि जो प्रोटॉन होगा ना वो यहाँ से लॉस्ट होगा, उसको कौन लॉस्ट करेगा, जो लुईस बेस था, यानी जो लुईस एसिड के साथ एक बेस भी पड़ा था अब जो बना है, वो वहाँ से प्रोटॉन को निकाल लेगा, और इस तरह से जो एरोमेटिसिटी है वो रिस्टोर हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। कैसे निकलेगा प्रोटॉन, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एरोमेटिसिटी क्या हो चुकी है, यहाँ पे हमने इसको रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर करने के लिए क्या होगा, ये जो H है ये इलेक्ट्रॉन को यहीं दे जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, जो लुईस बेस होगा ना वो इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इस तरह से हमें यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ये बेंजीन मिल गया, यहाँ इसके इधर 3 डबल बॉन्ड आ गए, और यहाँ हमें क्या मिल गया, एक इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। तो ये हमारे पास इसका क्या था, ये हमारे पास इसका पूरा मैकेनिज्म था। आप हर जगह देख सकते हो सेम चीज़ है कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, ये इस तरह से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, फिर बेस ने अटैक किया, एच ने इलेक्ट्रॉन दिए, इस तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया। यहाँ पे नाइट्रेशन के केस में क्या होगा, हम यहाँ बात करेंगे NO2 कैसे बनेगा, वही इलेक्ट्रोफाइल है, जहाँ ई लिखा था वहाँ NO2 लेके चल लो, सारा प्रोसेस वैसे का वैसे काम करेगा। ओके, सेकंड जो रिएक्शन आएगी हेलोजिनेशन में, यानी क्लोरीन कैसे लगेगा, Cl पॉजिटिव बनेगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, Br पॉजिटिव बनेगा। ये स्टेप दे रखे हैं इसको बनाने के कि ये Br पॉजिटिव है, या ये लगा लो
ये बी आर पॉजिटिव है या सी एल पॉजिटिव है, ये कैसे बनेगा, यहाँ इनकी बात होगी। इस तरह से हमारे पास जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है ये वो दिखा रखा है। सल्फोनेशन में क्या होगा, SO3 जो होगा वो लगेगा यहाँ पे। ओके, एल्काइलेशन में क्या होगा, आर पॉजिटिव होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। असाइलेशन क्या होता है, असाइलेशन के देख लो आप यहाँ पे कि आर पॉजिटिव बन रहा है यहाँ पे, ऐसे ही असाइलेशन हो जाएगा हमारे पास। वहाँ हमारे पास क्या होगा, वहाँ हमारे पास असाइलेशन के अंदर RCO पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ हमने और देखनी है कि अल्काइलेशन में भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ हमारे पास जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना है ना वो कार्बोकैटायन बना है, और हमने यहाँ बात की थी कि जो कार्बोकैटायन होते हैं ना, कभी भी अगर उनकी रिएक्शन करनी हो तो हमें देखना पड़ता है कि जो कार्बोकैटायन बना है कि वो खुद स्टेबल है या नहीं। पहले जो कार्बोकैटायन है वो खुद को स्टेबल करेगा, यानी इंटरनली खुद को स्टेबल करेगा। प्राइमरी होगा तो सेकेंडरी बनने की कोशिश करेगा या फिर टर्शरी बनने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही वो अटैक करेगा। तो अगर हम ऐसी रिएक्शन लेके चलते हैं, इसके अंदर जब यहाँ पे क्या हुआ है कि Cl पॉजिटिव बाहर निकलेगा, Cl नेगेटिव, तो पीछे हमारे पास ये कार्बोकैटायन बन गया। तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है, यहाँ पे सेकेंडरी बनने के चांसेस हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन पर आ जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पे प्राइमरी की जगह सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो अगर जो हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट बनना चाहिए था उससे हमें थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। हमें बस इसका यहाँ ध्यान देना होता है जब भी कार्बोकैटायन की बात आती है फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन में ओनली, असाइलेशन में ऐसा नहीं होगा। तो यहां हमने ये देख लिया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ रिएक्शंस और आती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन को कैसे ऐड करेंगे। तो मैंने कहा था एडिशन तो होता नहीं, पर जो विग्रस कंडीशन है उसमें हो सकता है। यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, साइक्लो हेक्सेन बन गया। वैसे ही अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब हम लाइट डाल देंगे, यूवी लाइट डाल देंगे, यानी मैंने अब यहाँ पर कोई जो लुइस एसिड है उसको नहीं डाला, मैंने यहाँ पे यूवी लाइट डाल दी और क्लोरीन को डाल दिया, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपके पास डबल बॉन्ड थे ना वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो सब के सब सैचुरेटेड हो जाएंगे और हर कार्बन पर एक क्लोरीन लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट आती है कंबशन रिएक्शन, और इसको हम एज ए ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। और ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा हीटिंग देनी होती है, यानी कि एक तरह से यहाँ पे विग्रस कंडीशंस की ही बात हो रही है। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि इसके केस में क्या होगा। इसके अलावा अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि जब हमने यहाँ पर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किया था, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया था एरोमेटिक कंपाउंड्स पर, तब हमारे पास क्या बना था। तब हमने यहाँ देखा कि मेरे पास एक बेंजीन था और इसके साथ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप लग गया था। मान लो इसको मैं एक्स ग्रुप मान लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके ऊपर दोबारा एक ये लगा लो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, जो ये ग्रुप लगा हुआ है ना, ये ग्रुप कैसा है इस पे डिपेंड करेगा कि जो अब यहाँ पर सेकंड मॉलिक्यूल आएगा कि वो यहाँ पर ऑर्थो पर आएगा, मेटा पर आएगा या फिर पैरा पर आएगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। इसको हम रीजियो सिलेक्टिविटी कहते हैं, यानी कि कौन से रीजन पर आएगा, ऑर्थो पर, मेटा पर या पैरा पर, ये इसने सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से जो हमारे पास अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो यही आने वाला है कि जब हम डाई सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब क्या होने वाला है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो हमारे पास एक्स ग्रुप है ये कैसा होगा। तो अगर हम बात करें, अगर एक्स ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा ऑर्थो पे रिएक्शन करवाएगा और पैरा पे करवाएगा, ये मेटा पे नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा, अभी रीजन देखेंगे। ये हमेशा कहाँ अटैक करवाएगा, ऑर्थो पर या पैरा पर करवाएगा, और हमेशा एक्टिवेटिंग होगा। एक्टिवेटिंग मतलब ये रिंग को एक्टिवेट करेगा कि आओ अटैक करो, आओ इस पे ऑर्थो और पैरा पे अटैक करो, इसको एक्टिवेटिंग कहा जाता है। तो इस तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, कोई भी आपके पास मिथाइल ग्रुप हो गया, या कोई भी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट आ गया, या कोई भी ईथर वाला पार्ट आ गया, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। वहीं जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, यानी कार्बोनिल वाला पार्ट आ गया, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, तो वो क्या करेगा, वो ऑर्थो पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, यानी कि तब अटैक कहाँ होगा, मेटा पर होगा, और वो डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। डीएक्टिवेटिंग का मतलब है कि वो अटैक नहीं चाहता करवाना,
उसने रिएक्ट को डीएक्टिवेट कर दिया, वो रिएक्शन करवाने ही नहीं चाहता पर धक्के से हो रही है। ओके, वो फिर क्या बन जाएगा, वो मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग बन जाएगा। और अगर वहाँ पे हेलोजेंस आ गए तो हेलोजेंस क्या करेंगे, वो दोनों प्रॉपर्टी ले लेंगे। वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होंगे, यानी वो ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाएंगे, पर वो क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेटिंग हो जाएंगे, अटैक करवाना नहीं चाहेंगे। पर होगा कहाँ पे, अगर होगा तो ऑर्थो पैरा पे होगा। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इस पे डिपेंड करता है कि कहाँ अटैक होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे ऑर्थो, ये एक्टिवेटिंग, जिसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास ग्रुप आ जाएंगे यहाँ पे, OH ग्रुप हो गया, NH2 हो गया, OCH3 हो गया, ये जो इथोक्सी मिथोक्सी वाले ग्रुप हो गए, ये हमारे पास मिथाइल इथाइल वाले ग्रुप हो गए, NH2 NHR, ये वाले जो होते हैं ग्रुप, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं जब हम इसके रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे बने हुए हैं। इस केस में क्या होता है कि जो ऑर्थो पोजिशन है, और जो हमारे पास ये देख लो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ बात करें यहाँ पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ भी फिर से ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब नेगेटिव चार्ज आने से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब हमने किसका अटैक करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा, यानी इसने रिंग को एक्टिवेट भी कर दिया और ओनली ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट किया। इसलिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा को एक्टिव करते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हेलोजेंस के बारे में, तो हेलोजेंस क्या करते हैं, वो ऑर्थो और पैरा को यहाँ पे एक्टिव तो कर देते हैं, पर उनके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसको करने की वजह से, जिस वजह से वो क्या हो जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पास नहीं आना चाहेगा, क्योंकि किसी पर तो पॉजिटिव चार्ज आ ही रहा है यहाँ पे, जिस वजह से ये क्या बन जाएंगे, ऑर्थो पैरा एक्टिव तो होंगे, ओके, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होंगे, पर डीएक्टिवेटिंग हो जाएंगे। ये अटैक चाहेंगे नहीं, क्योंकि इनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ अगर बात करें, देखो ऑर्थो पर, पैरा पर या ऑर्थो पर ही अटैक हो रहा है, यहाँ पे मेटा पर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं और एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कौन से होते हैं। हेलोजेंस डीएक्टिवेटिंग होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग है वो क्या करते हैं। देखो मेटा डायरेक्टिंग क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, अल्टरनेट लेगा। तो ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन ले लेगा थोड़े से, तो ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने का मीनिंग क्या हो गया कि ऑर्थो और पैरा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर अटैक कर ही नहीं पाएगा। और पहले से थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग क्या होगी, डीएक्टिवेट होगी। जिसपे पहले से पॉजिटिव चार्ज है वहां क्यों पॉजिटिव वाला आके अटैक करेगा, मजबूरी में करवाना पड़ेगा। अब ऑर्थो पैरा पे अटैक हो नहीं सकता। एक मेटा था जिसके ऊपर क्या हुआ, जिसपे कोई भी चार्ज कम नहीं हुआ, पर ऑर्थो पैरा से तो नेगेटिव ज्यादा है ना, यानी अब जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ओनली मेटा पे अटैक करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है यहाँ पे, वो क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या ले आता है, पॉजिटिव चार्ज ले आता है, जिससे रिंग क्या बन जाती है, ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग बन जा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो बनती नहीं, मेटा डायरेक्टिंग बन जाती है। क्योंकि मेटा की बात करें, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आया पॉजिटिव वाला, पर वो डीएक्टिवेटिंग बन जाती है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि इनके केस में होता क्या है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि आप बेंजीन टू एम नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कैसे कन्वर्ट करोगे। यानी मेटा के ऊपर ही, यानी इप्सो और मेटा पे ही क्या लगा है, किसी एक पे नाइट्रो है एक पे क्लोरो है, हमें वो बनाना है। देखो अब क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर मैं पहले क्लोरो ग्रुप लगा दूं, क्लोरीन लगा दूं पहले, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, वो मेटा पे नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटिंग है। पर अगर मैं पहले नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, नाइट्रो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो वो क्या होता है, वो डीएक्टिवेटिंग तो है पर वो मेटा डायरेक्टिंग है। यानी मेटा प्रोडक्ट कब बन सकता है, जब नाइट्रो को पहले लगाया जाए। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, बेंजीन का नाइट्रेशन कर देंगे, जिससे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। फिर हम इसका क्या कर देंगे, इसका क्लोरीनेशन कर देंगे, जिससे क्लोरीन तो लगेगा, पर कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग है। तो इस तरह से हमें एम क्लोरो नाइट्रो बेंजीन मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि इसको हमने कैसे बनाना है। अब ये कहता है कि अब आपको बेंजीन से
पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाना है, यानी पैरा पोजीशन के ऊपर ही नाइट्रोक्लोरो लगे हो। अब देखो पैरा पर कौन लगाएगा, अगर मैंने पहले नाइट्रो लगा दिया वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो तो मेटा पे करवाएगा जैसा हमने पार्ट 1 में देखा। पर अगर मैं क्लोरीन लगा दूं पहले, तो उसके बाद जो आपके पास नाइट्रो ग्रुप लगेगा वो या ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। यानी पैरा पे लगने के चांस कब है, जब पहले क्लोरीन लगा दिया जाए। इसलिए हम बेंजीन की पहले क्लोरीनेशन करेंगे, जिससे वो कहाँ लग जाएगा, किसी भी पोजीशन पे लग जाएगा। फिर जब हम इसका नाइट्रेशन करेंगे वो कहाँ लगेगा, वो मेटा पे लगेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस प्रोसेस का यूज करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है वो ये आता है कि जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। अब कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है जो कैंसर कोजिंग होते हैं, ये थोड़े टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं और ये क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो हमें इनके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आना होता। ओके, और ये कई बार इनकी फ्यूम्स ना हमारे रूम में भी जनरेट हो जाती हैं। तो कई बार लोग ऐसे कहते भी है कि हम तो बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं, पर एक्चुअली में क्या होता है कि उन्हें नहीं पता होता कि उनके आसपास कौन से जो परफ्यूम लगा रहे हैं या कुछ ऐसे एक केमिकल्स हो सकते हैं जो कि एरोमेटिक है और वो कार्सिनोजेनिक कैंसर कोजिंग हो सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास कुछ फ्लावर्स भी आते हैं, लोग हमेशा अपने रूम में डेकोरेट करते हैं। कुछ जो हमारे पास इंडोर फ्लावर्स, इंडोर प्लांट्स होते हैं वो लगाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इस तरह के जो हमारे पास केमिकल्स हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस वजह से ही आजकल ये ट्रेंड भी बना हुआ है कि इंडोर प्लांट्स को लगाने का। उनके जो पीछे का साइंटिफिक रीज़न रहता है वो ये रहता है। ओके, पर इस अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसमें तो हम यही पढ़ रहे हैं कि ये जो होते हैं हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये एक तो क्या होंगे, कार्सिनोजेनिक होंगे, एक ये हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं। तो हमें इनके साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं आना होता। जैसे कि नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, फिनेंथ्रीन हो गया, ये हमारे लिए क्या होते हैं, ये हमारे डीएनए को डैमेज कर सकते हैं और साथ में ये क्या कर सकते हैं, ये कैंसर कर सकते हैं। ये मेनली मिलते किस में है, टोबैको में, कोल प्रोडक्ट, पेट्रोलियम में, इन सब में ये हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और आ रहे हैं कि हम यहाँ पे किस तरह से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पुट कर दिए, आप इनको यहाँ कर सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं कि किस तरह से एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जाए। इनका आंसर भी यहाँ प्रोवाइड कर रखा है और यहाँ हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो अभी हमने जो हमारा ये टॉपिक था उसको कंप्लीटली पढ़ लिया है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। तो हमारे पास जो वन शॉट वाला जो हमारा पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसके अलावा आप ऐसी ही और वंडरफुल वीडियोस को अगर चाहते हो तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर और वहाँ से जो हमारी एप्लीकेशन है ग्रेट जीनियसेस के नेम से, आपको उसे इंस्टॉल करना होगा। वहीं आपको आगे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलेंगे हम एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।